मेरे पास एक आज से बहुत साल पहले एक महिला आई, इनकी एज होगी करीब 55 साल। उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है। पहले वो 5 साढ़े 5 बजे घर आ जाते थे, 5 बजे उनकी छुट्टी होती थी। अब जो है 8 साढ़े 8 बजे आते हैं। हमारे पास प्री मैट्रिमोनियल का केस आया। इसमें जो क्रू मेंबर लड़की थी उसकी शादी एक पायलट से करनी थी। उन दोनों का अफेयर चल रहा था। आप क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे, मैं बताती हूँ। उसके 10 अफेयर चल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो मामले हैं वो समाज के किस वर्ग से सबसे ज़्यादा आते हैं? जो रिक्शा चलाते लोग, उनके भी फ़ोन आते हैं हमारे पास कि जी हमारी वाइफ का अफेयर चल रहा है, या वाइफ फ़ोन करेगी कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है। जीवनसाथी.com पे, bharatmatrimony.com पे और इवन शादी.com पे उनके प्रोफाइल देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत ढेरों प्रोफाइल मिल जाएंगे। यहाँ पे लड़की साफ साफ मेंशन कर रही है कि मुझे अकेला लड़का चाहिए। वाह। और लड़की लड़के को ये बोलती है कि अच्छा शादी के बाद आप फादर को कहाँ रखोगे। अब लड़की की माँ क्या कह रही है वो सुनने वाली बात है। लड़की की माँ कह रही है जी मेरी बेटी आपके लायक नहीं है, आप इससे शादी मत करिए। मैं तो अच्छा। खुद दुखी हूँ इससे। आपके पास एक 65 साल के बुजुर्ग आए थे, पत्नी की जासूसी कराना चाहते थे। जी जी। तो क्या मामला था? तो बीवी अगर आपकी बुराई कर रही तो आपको क्यों फर्क पड़ने लगा? कर लेने दो, एंजॉय करो ना। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डिटेक्टिव गुरु से। इनका नाम है राहुल राय गुप्ता। 25 सालों में इन्होंने 165 देशों में 15 से ज़्यादा केस सॉल्व किए हैं। इन्होंने सिर्फ जासूसी नहीं की बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी की। चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कॉर्पोरेट फ्रॉड हो या किसी सीईओ की छवि खराब हो रही हो, सिर्फ एक नाम सामने आता है, वो है डिटेक्टिव गुरु का। आज डिटेक्टिव गुरु राहुल राय गुप्ता हमारे साथ हैं। हम इनसे इनके सफ़र के बारे में, इनके केसेस के बारे में बातचीत करेंगे। राहुल सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। स्वागत है। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूं कि दरअसल अभी इंदौर में जो राजा रघुवंशी हत्याकांड का केस चल रहा है, वो केस भी इन तक आया था। तो चूंकि सर ये करंट अभी मामला चल रहा है तो यही पूछ लेता हूँ कि आपके पास राजा रघुवंशी की बहन का कॉल आया था जी। क्या बातचीत हुई थी? तो जब दोनों कपल गायब हो गए थे 23 तारीख को, तो उनकी फैमिली का उसके बाद हमारे पास कॉल आया था, क्योंकि मिसिंग पीपल को ढूंढने का मेरा काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं लोगों की मदद कर पाता हूँ पुलिस के साथ मिलके। समटाइम लोग पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, जैसे कोई बालिग लड़का लड़की है घर से चले जाते हैं बिना बताए, तो पुलिस उसमें क्योंकि कोई क्राइम होता नहीं है उसमें, तो पुलिस उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है। कई बार वो सिर्फ मिसिंग पर्सन की एक कंप्लेंट लेके रख लेती है, लेकिन काम नहीं कर पाती क्योंकि उसमें कोई क्राइम हुआ नहीं होता। और कई बार ऐसे केसेस में पुलिस के पास उस लड़के लड़की का फ़ोन भी आ जाता है कि भाई हम अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गए हैं, हमारे घर वाले हमारी शादी नहीं कराना चाहते थे, तो इसलिए हम खुद ही गए हैं और इसमें कोई क्राइम नहीं है, हमने कोई क्राइम नहीं किया क्योंकि हम बालिग हैं, 18 या 21 साल से ऊपर हैं, तो इसलिए हमें ढूंढने की कोशिश ना की जाए। हमने लव मैरिज या अरेंज अपना कोर्ट मैरिज कर ली है और हम आपको सर्टिफिकेट भेज देते हैं, तो उसमें पुलिस का कुछ रह नहीं जाता। बट आफ्टर ऑल माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, तो उनको फ़िक्र होता है कि उनके बच्चे ठीक ठाक हैं या नहीं, कल को अगर कोई दुर्घटना हो गई तो कौन संभालेगा। क्योंकि जनरली क्या होता है अरेंज मैरिज में, तो अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो फैमिली संभाल लेती है, बट लव मैरिज में या इस तरीके की मैरिजेज़ में किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। आपने शारदा वाला केस देखा, ठीक है ना, उसमें माँ बाप को पता ही नहीं था, वो माँ बाप से बहुत दूर थी, लिव इन में रह रही थी, तो उसका कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसे हमारे समाज में बहुत से केसेस होते हैं हमारे देश में, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ घर से भाग के शादी कर लेते हैं, लिव इन में रह लेते हैं, और उसके बाद उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो कुछ किसी का पता नहीं चलता।
तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपने मतलब प्रोफेशन के ज़रिए ऐसे लोगों की मदद कर पाता हूँ, ऐसे पेरेंट्स की मदद कर पाता हूँ जिनको वो मतलब ऐसे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि कानून हमारा इसकी इजाज़त देता है कि आप लव मैरिज कर सकते हो, कोर्ट मैरिज कर सकते हो, अगर आप बालिग हो तो आप अपनी मर्ज़ी से मैरिज कर सकते हो। तो मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि कोई कल को कोई ऑनर किलिंग ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मैंने बहुत से केस ऐसे सॉल्व किए हैं, यहाँ पे मुझे पता चल गया कि लड़का लड़की यहाँ पे हैं, तो मैं उनकी बात करा देता हूँ सम टाइम। उनको एड्रेस कई बार मैं नहीं भी देता, अगर मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं या कुछ बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो उस केस में मैं थोड़ा-सा ऐसा करता हूँ कि बच्चों को कह देता हूँ कि भई अपने माँ-बाप से बात करो, फ़ोन पे बात कर लो, मैं बात करा देता हूँ अपने नंबर से, लेकिन आप बात कर लो ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए कि उनके बच्चे ठीक हैं। तो इस ज़िम्मेदारी के साथ मैं काम करता हूँ। इसी वजह से इनका जो राजा की सिस्टर का फ़ोन हमारे पास आया और उन्होंने हमसे बातचीत की और हमसे मदद माँगी उन्होंने कि पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है केस में, तो हम उनकी मदद करें। तो हमने सारा केस उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि भई हमने बोला कि भई पुलिस के ऊपर फ़ेथ रखो और पुलिस अपना काम करेगी जिस तरीके से काम कर रही है। तो अभी हम बातचीत के दौर में ही थे, तो अपना उनकी लाश मिल गई। उसके बाद फिर हमारा कुछ रह नहीं जाता क्योंकि फिर पुलिस का ही काम शुरू हो जाता है। तो इस वजह से वो केस हमारा आगे नहीं बढ़ पाया, नहीं तो हम उसमें भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने जासूसी करवाई हो और नतीजे देखकर उनको पछतावा हुआ हो, ऐसा कुछ? ऐसे बहुत से केसेस आते हैं हमारे पास जिसमें क्लाइंट आता है, वो कुछ अपना माइंड मेकअप करके आता है कि मेरी वाइफ़ का अफेयर ही चल रहा होगा या मेरे पति का अफेयर ही चल रहा होगा या ऐसी ही बात होती है। तो बट जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कई केसेस में ऐसा नहीं निकलता। कई केसेस में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आती है कि हाँ भाई अच्छा हुआ, चलो कुछ ऐसा नहीं निकला। तो मैं आपको एक केस बता सकता हूँ अगर आप चाहें तो। नहीं, बिल्कुल बताइए। मेरे पास एक आज से बहुत साल पहले एक महिला आई, इनकी एज होगी करीब 55 साल। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक की और मेरे से मिली आके। उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है। तो हम जनरली काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि भई आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या-क्या सिम्पटम्स हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है, वी आर जस्ट लाइक अ डॉक्टर, तो हम डॉक्टर की तरह बात करते हैं, उनसे पूछते हैं सारी चीज़ें। जब वो सारा केस बताते हैं तो उन्होंने मेरे को बताया, जो मैडम ने, तो उन्होंने बताया कि मेरे पति सरकारी जॉब करते हैं, सीपी में उनका ऑफ़िस है और पहले वो 5 साढ़े 5 बजे घर आ जाते थे, 5 बजे उनकी छुट्टी होती थी और साढ़े 5 बजे तक घर आ जाते थे। और ये लोग आर के पुरम में रहते थे और अब जो है 8 साढ़े 8 बजे आते हैं। तो ये 3 घंटे कहाँ पे लगाते हैं और अगले 6 महीने बाद हमारी रिटायरमेंट है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। तो मैं पूछती हूँ बार-बार कि आप कहाँ क्यों लेट होते हो? तो 2 महीने से ये लेट आ रहे हैं। तो मैं पूछती हूँ, ये बताते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे डाउट होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। तो हमने कहा ठीक है, बात तो वाजिब है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बनती है, क्योंकि जनरली हम जब केस डिस्कस करते हैं तो हम हर केस की इंक्वायरी नहीं करते हैं। कई केसेस में हमें लगता है कि यहाँ पे इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे नहीं करते हैं हम इंक्वायरी। तो इस केस में मुझे लगा कि हाँ, इंक्वायरी तो करनी चाहिए, पता तो होना चाहिए कि चल क्या रहा है, क्योंकि हस्बैंड बता नहीं रहे हैं और इसमें क्योंकि वो ऑलरेडी बातचीत कर चुकी हैं, तो फिर हमने टीम लगाई, उनको फॉलो किया, उनकी एक्टिविटी देखी, तो पता चला कि वो जर्मन सीखने के लिए मैक्स मुलर हाउस जाते हैं, जो सीपी में है। और क्योंकि उनकी बेटी, पता नहीं बेटा भी, मुझे ध्यान नहीं है, वो जर्मनी में रहते हैं, वो सेटल है वहाँ पे। तो 6 महीने बाद रिटायर होने के बाद इन्होंने भी वहीं शिफ्ट होना है। तो हस्बैंड के बारे में जब ये जाना कि वो जर्मन सीखने जाते हैं, और फिर हमने थोड़ी इंक्वायरी भी की वहाँ पे जर्मन हाउस में जाकर के, मैक्स मुलर हाउस में जाके, तो वहाँ से हमें पता चला कि ये अपनी बीवी को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। जर्मनी जाएँगे, वहाँ पे जर्मन लोगों से जर्मन में बात करेंगे, तो वाइफ़ मतलब उसको बड़ा अच्छा लगेगा या वो शॉक में होगी कि भई क्या हो गया, तो उसको एक सरप्राइज़ मिलेगा कि मेरे पति ने जर्मन सीख ली और वो अब रेडी है। क्योंकि कहीं न कहीं पहले हस्बैंड रेडी नहीं थे कि वो जर्मनी जाके बस जाएँ,
लेकिन उन्होंने सोचा कि जब जाना ही है तो फिर अच्छे तरीके से जाते हैं और वहाँ की लैंग्वेज भी सीखते हैं, सो दैट अच्छे से लोगों के साथ मिक्सअप हो पाएंगे, लोगों के साथ बातचीत कर पाएंगे। तो कई केसेस ऐसे आते हैं यहाँ पे, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आती है तो अच्छा भी लगता है। नहीं, तो जब आपने ये बात बताई जी, वाइफ को, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो खुश हुई, मतलब क्योंकि पहले जब वो फर्स्ट टाइम आई थी तो बहुत दुखी थी। उनको लगता था कि अफेयर चल ही रहा है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही। सबसे पहला डाउट तो पार्टनर को यही जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं, हर केस में ऐसा होता नहीं है कि कुछ ना कुछ चल ही रहा हो। तो इस केस में जब उनको सच्चाई पता लगी और उनको बड़ा अच्छा लगा। उनको लगा कि चलो, एक ऐसे लगता है जैसे क्लाइंट के दिल से बोझ उतर गया हो। तो ये एक अच्छा वो लगता है। तो फिर जाहिर सी बात है कि उनके रिश्ते भी जो पिछले 2-3 महीने से थोड़े टाइट चल रहे होते हैं, तो वो थोड़े नरम हो जाएंगे, थोड़े और अच्छे हो जाएंगे। और वाइफ को कई बार, जैसे आपने पछतावे की बात की, तो वाइफ को जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गिल्ट फील भी हुआ होगा कि मैंने एक अच्छे भले आदमी जिनकी उम्र 60 साल के करीब है और जिन्होंने कभी लाइफ में धोखा नहीं दिया, मेरे से प्यार से बात की है, इज्जत से बात की है, इतनी सारी, मतलब 40 साल की उनकी मैरिज लाइफ होगी मेरे ख्याल से, तो उन्होंने गुजार दी। तो अब वो मतलब क्यों ऐसा करेंगे इस उम्र में जा कर के, तो उनको अपने ऊपर भी गिल्ट फील हुआ होगा। तो ये होता है, पछतावा होता है कई बार केसेस में ऐसे, जब सामने आता है, कोई सच्चाई सामने आती है तो। नहीं, रिश्तों की डोर आजकल इतनी कमजोर भी तो हो गई है सर कि ऐसा होता है, आजकल हो ही रहा है। आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो एक पायलट की कहानी सामने आई। क्या थी वो कहानी, और क्या वही पछतावा वाला केस था? पायलट की कहानी में ये था कि जैसे आजकल झूठे रेप के केसेस चलते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही केस था कि पायलट की किसी महिला, जो उनकी कुलीग होती है, क्रू मेंबर होती है, उसके साथ दोस्ती हुई, प्यार मोहब्बत हुआ और उन्होंने शादी करनी थी, लेकिन किसी वजह से वो शादी नहीं कर पाई। मैं 2 कहानी बता रहा हूँ आपको। हाँ, प्लीज। पायलट की ही 2 कहानी बता रहा हूँ। तो एक रेप से जुड़ी केस है और एक प्री मैट्रिमोनियल से जुड़ा केस है। शादी से पहले की जो जांच होती है हम करते हैं, उससे जुड़ा केस है। तो इस रेप वाले केस में क्योंकि शादी उनकी किसी वजह से नहीं हो पा रही थी, तो लड़की ने थाने में जाके कंप्लेंट कर दी कि इस बंदे के साथ मेरा 2-3 साल से अफेयर था, इसने मुझसे शादी का वादा किया और शादी का वादा करके मेरे साथ फिजिकल हुए और अब मेरे से शादी नहीं कर रहे। तो जनरली क्या होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में रेप 2 टाइप का होता है। एक, जब कोई आदमी औरत के साथ ज़बरदस्ती करता है तो वो एक रेप की कैटेगरी में आता है। एक, अगर आप किसी को लालच देके या दबाव बना करके या कोई ऐसे चीज़ करके कि भाई आपके साथ शादी करेंगे या कुछ है, उस समय संबंध बनाते, तो उसको भी रेप की कैटेगरी में रखा है कि आप, क्योंकि हमारे समाज में समझा जाता है कि पुरुष जो है वो थोड़ा इन्फ्लुएंसर होता है, इन्फ्लुएंस करता है औरत को। तो इस वजह से कोर्ट ऑफ लॉ में ये है कि अगर कोई पुरुष ऐसा कर रहा है तो औरत जाके रेप का केस कर सकती है कि आपने वादा किया। तो इस तरीके से जो पायलट के ऊपर रेप केस हो गया और वो लोग हमारे पास आए। वो कई बार क्या होता है कि किसी लड़की का या लड़के का जो इस तरीके के केसेस होते हैं, मल्टीपल अफेयर चल रहे होते हैं, तो इसमें हमारे पास लोग आते हैं कि भाई सच्चाई पता लगाएं। अब जो पायलट के एक अंकल थे वो मेरे पास आते हैं और वो डिस्कस करते हैं पूरा केस। बट उसमें दिक्कत ये हुई केस में कि उन्होंने मेरे सामने ही लड़की को गालियां देनी शुरू कर दी। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई उस लड़की के साथ आपके लड़के का अफेयर तो था या है, ठीक है, ये तो पक्की बात है, और आप ये मान के चल रहे हो कि दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी थे। तो कम से कम आपको इतनी डिग्निटी तो रखनी चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल के साथ बैठे हो तो आपको तरीके से बात करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे पैसा देने वाले हो, मुझे हायर करने वाले हो, तो आप सामने वाले को गालियां देना शुरू करोगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी बात रखनी चाहिए और सही तरीके से बात रखनी चाहिए। अब मेरी मर्जी है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा या नहीं करूँगा। बट जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने मन बनाया अंदर से कि मैंने इनका काम नहीं करना है। तो
अब काम अगर हम ये बोलेंगे कि मैंने आपका काम नहीं करना तो अच्छा नहीं लगता, तो उसके हमारे पास दूसरे तरीके हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसे बोल देते हैं कि भाई या तो फीस इतनी बढ़ा देते हैं कि बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, या हम किसी और तरीके से मना करते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं कोई साधु तो हूँ नहीं, मैं कोई मॉरल पुलिसिंग तो कर नहीं रहा कि मैं सिर्फ सही और गलत देखूंगा। लेकिन समटाइम जब आपको बिल्कुल दिख रहा है कि आप गलत कर रहे हो, आप इस तरीके से चीज़ कर रहे हो, अगर आप मेरे सामने बैठ के आप बोल रहे हो कि मैं उसको, हम मार देंगे उसको, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मुझे लगता है कि फिर थोड़ी दिक्कतें हैं। मैं कल को इन्वेस्टिगेशन करूं और कल को आप उसके साथ कुछ गलत कर दो तो जाहिर सी बात है कि मैं भी फंसूंगा और मेरी आत्मा भी मेरे को कहेगी कि भाई आपने ये काम क्यों किया। तो इसलिए मैं ऐसे काम फिर करता नहीं हूँ, तो मैंने उनको मना किया। दूसरे केस में क्या हुआ, पायलट के केस में, जो आपने शायद सुना होगा, हमारे पास प्री मैट्रिमोनियल का केस आया। इसमें जो क्रू मेंबर लड़की थी उसकी शादी एक पायलट से करनी थी, उन दोनों का अफेयर चल रहा था और लड़की ने अपने घर वालों को बताया कि मैं इस बंदे को पसंद करती हूँ, मेरा कुलीग है, मेरा सीनियर है, पायलट है और मुझे इससे शादी करनी है। तो घर वाले, क्योंकि कास्ट की प्रॉब्लम थी, लड़का शायद पंजाबी था और लड़की राजपूत थी, तो थोड़ा सा मतलब क्योंकि जनरली लोग इंटरकास्ट मैरिज करना पसंद नहीं करते हैं, तो जो पर्सन थे वो काफ़ी सीनियर थे, तो उन्होंने का बोला कि भाई हम शायद शादी नहीं कर पाएंगे, बट लड़की ने कहा कि मैं और कहीं शादी नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम थोड़ी जांच करा लेते हैं लड़के की, समझ लेते हैं कि लड़का कैसा है। तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, मैं उनसे मिला, उनके फादर साहब से और उनकी मदर से मिला, हमने डिस्कस किया सारा केस और हमने कहा कि चलो ठीक है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, पायलट साहब को देखते हैं कि कितने पानी में हैं वो, कैसे हैं वो। अभी हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की थी, दूसरा दिन था, तो लड़की का मेरे पास फ़ोन आता है। अब नंबर उनके फादर की मोबाइल से ले लिया होगा उन्होंने, तो कहती भैया आप फलाने बंदे का इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो और मैं आप इधर पापा से मिले थे और ऐसे से उसने परिचय दिया अपना। मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। तो कहती है कि मेरे को आप क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे, मैं बताती हूँ। उसके 10 अफेयर चल रहे हैं, किस किस लड़की के साथ चल रहे हैं वो भी बताती हूँ आपको, अगर जानना चाहते हो आप अपनी रिपोर्ट में सारा कुछ लिख दो, आप इंक्वायरी कर लो, आपको ये सारा कुछ पता चलेगा। उसके बाद भी मैं उसी लड़के से शादी करूंगी, उसके, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद में मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू। मैंने फ़ोन रखा, उनके फादर को कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे आपकी बेटी का फ़ोन आया था, ये चीज़ है, मैं केस बंद कर रहा हूँ, पैसे वापस भेज रहा हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता का इंक्वायरी करने का, क्योंकि मेरी एफर्ट्स खराब होंगे और आपके पैसे खराब होंगे। अभी तो मैंने काम शुरू नहीं किया, पैसे वापस कर सकता हूँ और रिपोर्ट यही निकलेगी जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आपकी बेटी ने ये बोल दिया है, अब आप देख लो। उसके बाद मुझे खैर पता नहीं कि क्या हुआ, उनकी शादी हुई या नहीं हुई, लेकिन ये पायलट का केस था। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस आते हैं और कई बार हमारे पास पायलट भी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं जिनकी शादियां हो चुकी होती हैं और वो ये प्रॉब्लम लेके आते कि उन्होंने लड़की ने शादी इसलिए की कि पायलट है, बहुत ओपन माइंडेड होगा, बहुत घूमने फिरने को मिलेगा और इन्जॉय करेंगे लाइफ को। लेकिन जब पता चलता है कि माँ के साथ रहना पड़ रहा है लड़की को, भाई फैमिली तो सबकी होती है ना, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो आर्मी पर्सन है, चाहे पुलिस वाला है, चाहे कैप्टन है, पायलट है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो फैमिली में रहना पड़ता है। तो लड़की फिर कई बार ऐसे कर जाती है। तो कई बार पोस्ट मैट्रिमोनियल के केसेस भी हमारे पास बहुत आते हैं, जिसमें मतलब लोग कुछ सोचते हैं लेकिन होता कुछ और है, मतलब होता अच्छा ही है, लेकिन लड़कियां आज की डेट में ये सोचती हैं कि हमें फैमिली नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़का चाहिए। तो आप अगर जीवनसाथी.com पे, bharatmatrimony.com पे और इवन शादी.com पे उनके प्रोफाइल देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत ढेरों प्रोफाइल मिल जाएंगे। यहाँ पे लड़की साफ साफ मेंशन कर रही है कि मुझे अकेला लड़का चाहिए, वाह, मुझे बच्चे पैदा नहीं करने हैं, मुझे अपनी फिगर खराब नहीं करनी है।
हाथ जोड़ने से जैसे। ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। ठीक है, इवन मेरे पास एक केस आया जहाँ पे मेरे को बताया लड़के ने कि मेरी लड़की से बात हुई और फादर साहब थे लड़के के, और लड़की लड़के को ये बोलती है कि अच्छा शादी के बाद आप फादर को कहाँ रखोगे, फादर को कहाँ रखोगे। तो लड़का कहता है भाई कहाँ रखोगे, क्या उनका घर है ये, वहीं यहीं रहेंगे। कहती फिर हम कहाँ रहेंगे। वो कहता भाई 3 बेडरूम का मकान है, हम भी यहीं रहेंगे। कहती नहीं नहीं, मैं तो अकेले रहना चाहती हूँ। भगवान भला करे। तो लड़के को बड़ा गुस्सा आया। लड़की ने कहा अच्छा तुम किसके साथ रहती हो। उसने कहा मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। कहते अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपनी मदर से बात कराओ। उसने मदर से बात कराई तो मदर की बड़ी क्लास ली लड़के ने। उसने बोला कि भाई आपने कैसी लड़की पैदा की है, ठीक है, कल को तो ये आपको विधवा आश्रम छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, मेरे को ये बोल रही है। अब लड़की की माँ क्या कह रही है, वो सुनने वाली बात है। लड़की की माँ कह रही है जी मेरी बेटी आपके लायक नहीं है, आप इससे शादी मत करना। मैं तो खुद दुखी हूँ इससे। लड़की की माँ कह रही है कि ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं करती, आपके फादर को कैसे बर्दाश्त करेगी। अब ये हाल हो गया हमारी सोसाइटी का। तो मुझे लगता है कि रीथिंक करना चाहिए लोगों को कि बड़े लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए अगर शादी करते हैं। ठीक है, जनरेशन गैप जरूर है, सोच में जरूर गैप होता है। एक 25 साल की लड़की, एक 60 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी जाहिर सी बात है कि सोच में फ़र्क होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको घर से निकाल दें। उन्होंने हमें बनाया, हमने उनको नहीं बनाया। ऑब्वियस सी बात है, उसमें तो कोई जनरेशन गैप नहीं है। हाँ, उसमें तो कोई बाप होता है, माँ होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जिन्होंने हमें पैदा किया आज हम उनको छोड़ रहे हैं, कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो वो हमें क्यों नहीं छोड़ेंगे। एक फिल्म आई थी गोविंदा की, जैसी करनी वैसी भरनी। यस। ठीक है, शक्ति कपूर साहब थे, कादर खान साहब थे। वो बहुत फेमस फिल्म थी उस जमाने की, जब गोविंदा सुपरस्टार हुआ करते थे, और ये फिल्म बहुत चली थी। आज भी इसका, आज उस समय उतना रेलेवेंस नहीं था, लेकिन आज बहुत रेलेवेंस है उसका, क्योंकि आज ऐसे ही लोग कर रहे हैं। और कई बार तो लड़के लोग ऐसा करते हैं, अपने मतलब पेरेंट्स को डंप कर देते हैं लड़की के चक्कर में, अपनी बीवी के चक्कर में। तो बड़ा बुरा लगता है देख के, लेकिन क्या करें। आप कोर्ट में भी केसेस देखते होंगे कि फादर ने, मदर ने केस किया हुआ है अपने बच्चे के ऊपर कि मेरे को घर से निकाल दिया जी। फिर कोर्ट इंटरवीन करती है, फिर उनको वापस दिलाती है उनकी प्रॉपर्टी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा समाज को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और ख़ास करके लड़की के माँ बाप को सोचना चाहिए कि भाई हम जब ये कह रहे हैं, जब हम इसको, लड़की को ऐसी सोच के साथ सपोर्ट करते हैं, तो कल को जो हमारा लड़का है वो बहू लेके आएगा तो हमें क्यों नहीं घर से निकालेगी वो बहू। क्योंकि जनरली हम देखते हैं समाज में बहू के लिए नियम अलग है, अपनी लड़की के लिए नियम अलग है। वहाँ पे हम डबल स्टैंडर्ड में जीते हैं कि बहू के लिए तो नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए। जब लड़की की बात आती है तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। अच्छा, आपके पास एक 65 साल के बुजुर्ग आए थे। जी, जो हमने रिसर्च किया, और वो अपनी पत्नी की जासूसी कराना चाहते थे। जी। क्या मामला था? तो मैंने उनको समझाया, मैंने पूरा केस सुना उनका, और उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी वाइफ के मोबाइल को सुनते हैं हमेशा। उसके अंदर स्पाइस सॉफ्टवेयर डाला हुआ है उन्होंने कुछ, और उसको वो सुनते हैं पूरी बातचीत, और उसमें कुछ निकला नहीं। उन्होंने पिछले 2-3 महीने से सुन रहे हैं वो, मतलब उनका आधा टाइम तो उनकी बात सुनने में लगता है। अब वो कहते हैं कि ये मेरी बुराई कर रही है। तो मैंने कहा भाई साहब, बुराई वाले काम मत करो। आपको पता चल गया वो बुराई कर रही है, तो आप बुराई वाले काम क्यों करते हो? आप बुराई मत करो। आप बुराई करना छोड़ दोगे तो वो बुराई नहीं करेगी। ये तो आपके लिए मतलब आई ओपनर जैसा काम होना चाहिए कि आप अपनी वाइफ की बात सुन रहे हो, उसका कुछ और मामला नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो 65 साल की तो वाइफ को 55-56 साल की रही होगी, ठीक है ना। तो इस एज में तो वैसी मोनोपाज शुरू हो जाता है, सेक्स की इच्छा खत्म हो जाती है लेडी के अंदर, तो रहता नहीं है कुछ। तो वो कहाँ बॉयफ्रेंड बनाएगी, कहाँ रिलेशनशिप रखेगी। उसको, उसके बच्चे हैं, बच्चों से बातें करती है, अपनी बेटी से बात करती है, आपकी बुराई करती है।
तो आप उसके साथ इतनी हंसी खुशी रहो कि वो तो आपकी तारीफ करे। और अगर आप नहीं रह सकते तो सुन लो बुराई, क्या फर्क पड़ता है? क्या जा रहा है आपका, अब क्या करने वाले हो? और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि एज अ डिटेक्टिव मैं क्या करूं। मैं उसके दिमाग में तो डाल नहीं सकता कि आप मेरी बुराई मत, अपने हस्बैंड की बुराई मत करो। मैं क्या करूंगा उसमें? तो कई बार लोग सुपरफिशियल में आते हैं हमारे पास कि पता नहीं डिटेक्टिव क्या कर देगा, पता नहीं दूसरे के दिमाग में घुस के उसका दिमाग चेंज कर देगा। हम नहीं कर सकते। जो जैसा बंदा है वो ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। लेकिन आप अपने प्यार से, अपनी सेवा भाव से, अपनी हरकतों से उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। दुनिया के लिए चेंज हो या ना हो, लेकिन अगर आप उसके साथ इज्जत से, प्यार से रहते हो, सही तरीके से रहते हो, तो वो कम से कम आपके लिए जरूर चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा हर इंसान के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। आप अपनी सिस्टर के लिए अलग एक जगह रखते हो, अपनी मदर के लिए अलग रखते हो, अपनी बीवी के लिए अलग रखते हो। कारण क्या है? क्योंकि तीनों के साथ आप अलग अलग व्यवहार करते हो। तो ये साइकोलॉजी है हमारी कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम सबके साथ अच्छा करेंगे तो वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, अगर हम सबके साथ अच्छा नहीं करेंगे तो वैसा ही सोचेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचे, ये उसके ऊपर नहीं है। तो जो 65 साल के बुजुर्ग थे, जो अपनी 65 साल की उम्र अपनी वाइफ का फोन सुन रहे थे, तो उनका रिएक्शन क्या था? क्या मतलब? तो मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा पहली बात तो ये है कि आप ये फ़ोन सुनना बंद कर दो। मैंने कहा आज की डेट में कोई हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं होगा जो एक दूसरे की बुराई नहीं करता होगा। बहुत कम आपको इक्का दुक्का ऐसे कपल्स मिलेंगे जो एक दूसरे की पीठ के पीछे भी तारीफ ही करते हैं, बुराई नहीं करते। लेकिन उनका ये है कि दोनों ही अच्छे हैं बहुत, और दोनों अच्छे हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। कई बार क्या होता है कि दोनों लोग अच्छे होते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे के साथ भी अच्छे हों। एक आदमी दुनिया के लिए अच्छा हो सकता है, एक औरत दुनिया के लिए अच्छी हो सकती है, बच्चों के लिए अच्छी हो सकती है, बच्चों के लिए पति अच्छा हो सकता है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं ये भी डिपेंड करता है। तो बहुत कम कपल हैं जो एक दूसरे के साथ भी अच्छे हैं। तो जब दुनिया बुराई कर रही है तो आप भी सुन लो, क्या फर्क पड़ता है? और सुननी क्यों है आपको? आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या बोलते हैं आपने कभी सुना है? जिन लोगों के साथ आप डील करते हो बिजनेस के अंदर, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपका बॉस आपके बारे में क्या सोचता था? आपके एम्प्लॉय आपके बारे में क्या सोचते थे? आपके जूनियर आपके बारे में क्या सोचते हैं? कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा आपने। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपको परवाह नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता। जब आपको फर्क नहीं पड़ता तो बीवी अगर आपकी बुराई कर रही तो आपको क्यों फर्क पड़ने लगा? कर लेने दो, एंजॉय करो ना। इंजॉय कर लो। और आपको सुनने की जरूरत क्या है? और अगर आप मेरे पास बैठे हो डिटेक्टिव के पास, जाहिर सी बात है आप अपनी वाइफ की बुराई कर रहे हो, तो अगर आपकी वाइफ ये सुने तो उसको कैसा लगेगा? राइट। पहले आप अपने अंदर जाग के देखो कि आप क्या कर रहे हो, आपने उसके साथ अच्छा क्या किया, या और क्या अच्छा कर सकते हो कि वो आपकी बुराई ना करे। तो मैंने कुल मिला के उनको समझाया कि आपको फ़ोन नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, उनको फ्रीडम देनी चाहिए। आपको 2-3 महीने फ़ोन सुन के ये समझ आ गया कि उनका चक्कर तो नहीं चल रहा। हाँ। जब ऐसा कुछ गलत चल नहीं रहा, वो अपने बच्चों से बात कर रही है और थोड़ी बहुत ही बुराई आपकी कर रही है तो करने दो उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे भेज दिया मैंने उनको वापस। नहीं, पतियों की तो बुराई अक्सर पत्नियां करती ही रहती है। पति भी करते हैं, पति भी करते हैं। 4 दोस्तों के सामने बैठेंगे बीवी की तारीफ नहीं करेंगे। मतलब हम अपने कानों से सुनते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो मतलब सुनते हैं कि दूसरा अपनी बीवी के बारे में क्या बोल रहा है। जब पता चलता है कि भाई ये शादीशुदा है, अब मैं अनमैरिड हूँ अभी, मतलब मैंने शादी नहीं की है, तो जब सामने वाले को पता चलता है कि मैं अनमैरिड हूँ, बड़ा खुश होता है वो। अरे यार आप तो बड़े अच्छे हो, आप तो बच गए हो यार। फिर वो अपनी बीवी की बुराई शुरू कर देता है। अच्छा, आपके अनुभव में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो मामले हैं वो समाज के किस वर्ग से सबसे ज्यादा आते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सभी जगह पे ये चीज़ें चल रही हैं।
कुछ जगह पे थोड़ा सामने आ जाती हैं। आप हाई क्लास में देखोगे तो लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी फ़ोटो खींच जाती हैं, पता चल जाता है कि हाँ भाई इनका अफेयर चल रहा है, इनकी बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो छुप छुप के मिल लेती हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं वो और छुप के मिल लेती हैं। ठीक है ना, घर बहुत पास पास बने होते हैं, ठीक है ना, छोटे घरों में रहते हैं, तो किसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल तो सभी जगह रहे हैं, यहाँ पे जिसको मौका मिल रहा है, यहाँ पे जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से चल रहे हैं। बट समाज में सामने कौन कौन से केसेस आते हैं, किस तरीके के केसेस आते हैं, ये देखने वाली बात है। सब जगह से रहे, तो सब जगह से रहे हैं। मतलब मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो मतलब मैं सभी जो प्रोफेशंस का सम्मान करता हूँ, जो रिक्शा चलाते लोग, उनके भी फ़ोन आते हैं हमारे पास कि जी हमारी वाइफ का अफेयर चल रहा है, या वाइफ फ़ोन करेगी कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है, पड़ोसन के साथ चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो जनरली हम क्योंकि पेइंग कैपेसिटी उनकी होती नहीं है, तो हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन थोड़ा खर्चीला काम है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर पाते, बट हम काउंसलिंग करते हैं उनकी, उनको बता देते हैं कि आप खुद क्या कर सकते हो। हम तरीके बता देते हैं उनको कि भाई आप इस तरीके से पकड़ सकते हो, आप ये गैजेट्स लगा सकते हो, आप ये बग लगा सकते हो। बाज़ार में चाइना मेड बग आता है 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, तो ये आप लगा सकते हो। तो हम उनको कंसल्टेंसी दे देते हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ये रिश्तों में कितना जहर खोल रहा है? सोशल मीडिया तो देखिए रिश्तों में जहर घोल ही रहा है। मेन कारण उसका ये है कि एक लड़की जब एक शादी करने निकलती है तो वो नाना करते भी बहुत सारे लड़कों से मिलती है, या लड़के शादी करने निकलते तो बहुत लड़कियों से मिलते हैं। शादी से पहले मतलब बातचीत करते हैं, अरेंज मैरिज में भी लोगों से मिलते हैं। तो आजकल एक मीटिंग से तो काम बनता नहीं है, तो वो फ़ोन पे भी बात करते हैं, थोड़ा डेट भी करते हैं, पर्सनली भी मिलते हैं पेरेंट्स को या बिचौले को बिना बताए। तो वो अपने व्हाट्सअप नंबर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फेसबुक एक्सचेंज कर लेते हैं। तो फेसबुक पे जुड़ गए, इंस्टाग्राम पे जुड़ गए, व्हाट्सअप पे जुड़ गए। अब शादी कहीं और हो गई, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी शादी एक लड़की की या लड़के की कहीं और हो गई, और आप शादी के लिए 10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से मिले थे, और वो लोग अभी भी आपके ग्रुप में हैं, और उनको जब पता चलता आपकी शादी हो गई तो उनके कमेंट देखने लायक होते हैं। अरे यार मैं तो पीछे रह गया है, मेरे हाथ से निकल गई ये लड़की, या ऐसा हो गया, वैसा हो गया। या लड़की बोलेगी लड़के के बारे में, अरे अच्छा आसामी था ये तो, ठीक है ना, अच्छा मैच था। तो मतलब क्योंकि अब उनकी बात बनी नहीं, तो अब जो चीज़ जनरली क्या होता है, साइकोलॉजी क्या है हमारी, कि जो चीज़ हमारे पास है उसकी हमें उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन जो चली गई है, हमारे हाथ से परमानेंटली निकल गई है, उसकी वैल्यू बड़ी होती है। दूसरी, वो बोलते हैं ना, दूसरी की बीवी ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है ना, उसी हिसाब से कि जब कोई लड़का है, लड़की है, लड़के को दूसरी लड़की अच्छी लगती है, अपनी गर्लफ्रेंड चाहे ऐश्वर्या राय हो, लेकिन दूसरे की गर्लफ्रेंड या बीवी बहुत अच्छी लगती है उसको। उसी तरीके से जो लड़की है, अपना हस्बैंड चाहे कुछ मर्जी हो, लेकिन दूसरे का हस्बैंड अगर कुछ भी अच्छा करता है ना अपनी वाइफ के लिए, तो कहती है हाउ स्वीट, कितना बढ़िया हस्बैंड है ये, मेरे को तो ऐसा मिलना चाहिए था, मेरे को क्या मिल गया है। ठीक है, तो जनरली इस तरीके की साइकोलॉजी होती है। तो उसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया पे वो इंटरेक्ट करते एक दूसरे से, इंटरेक्ट करते करते अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो, और वो आजकल क्या चलन है कि लड़ाई हुई आपस में और उन्होंने सैड पोस्टें डालना शुरू कर दिया, या कुछ ना कुछ ऐसे लिखना शुरू कर दिया जो डायरेक्ट हस्बैंड या वाइफ को नहीं बोल सकते, लेकिन पोस्ट के जरिए, व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब जब वो आप स्टेटस ऐसा कुछ लगाओगे, चाहे फेसबुक पे लगाओ, चाहे इंस्टा पे लगाओ, चाहे व्हाट्सएप पे लगाओ, तो जो 50 लोग 20 लोग थे आपके साथ जो शादी से पहले थे, वो भी देखेंगे। अब वो मजे लेते हैं फिर
वो आपको उल्टा सीधा ज्ञान देते हैं। खुद की शादियां सक्सेस नहीं हो रही, खुद की शादियां हो नहीं रही हैं, लेकिन इनको ज्ञान देंगे कि भाई ऐसा कर लो। कोई लड़की बोलेगी पति को छोड़ दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, मतलब उल्टे सीधे ज्ञान देंगे, कोई काम का ज्ञान नहीं देगा। और उनका स्वार्थ भी होता है कि अच्छा ये अपने हस्बैंड से दुखी है तो मेरे पास आ जाएगी, थोड़ा टाइम पास ही हो जाएगा। लड़की को भी लगता है, लड़के को भी लगता है। तो ये चल रहा है भाई साहब। भारत में महिलाएं और पुरुष दोनों में कौन से लोग हैं जो ज्यादा जासूस के पास आते हैं? अभी आज की डेट में पिछले 4-5 साल से देखें, लॉकडाउन के बाद पुरुष ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव, मुझे लगता है कि महिलाओं के जो रिलेशनशिप हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं। चलते तो वो पुरुषों के साथ ही हैं, लेकिन उसमें अनमैरिड भी होते हैं, मैरिड भी होते हैं, बट लेडीज़ के ज़्यादा अफेयर चल रहे हैं आज की डेट पे। उसका एक कारण हमारा कानून है, क्योंकि कानून जो महिलाओं की रक्षा के लिए बना था, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस था, चाहे डॉरी का केस कानून था, इस तरीके के कानून थे, वो अब महिलाएं जो हैं ज़्यादा मिसयूज़ कर रही हैं, जो कि आपने सोनम और राजा वाले केस में देखा भी है। तो इस तरीके के तमाम केस आते हैं, और तमाम केसेस में यही निकल के आता है कि महिला का या तो शादी से पहले अफेयर चल रहा था या शादी के बाद अफेयर चल रहा है, और इसी वजह से उसने पति का कत्ल कर दिया या पति के साथ कुछ गलत कर दिया उसने। नहीं, आ भी रहा इधर बीच, आप जो बोल रहे हैं इधर बीच, तो मुस्कान, सोनम, बिल्कुल, मतलब इधर बीच, मतलब वैसे तो पूछ, लेकिन ये तो वो केसेस हैं जो आप मीडिया ने हाईलाइट किए हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो मीडिया के पास आते ही नहीं है। अच्छा, छोटे शहरों के केस हैं, या ऐसे केस हैं जिसमें समटाइम पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है, हस्बैंड गायब हो गया या वाइफ गायब हो गई, या सुर्खियां नहीं बनते वो केस। तो ऐसे बहुत से केसेस तो हैं। मतलब क्राइम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, वहाँ भी वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। हाँ, वहाँ पे भी हो रहा है वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज लॉ उनके साथ है। तो लड़की को लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, शादी करूँगी, चल गई तो चल गई, नहीं चल गई तो दहेज के पैसे वापस मिल जाएंगे, और एलिमनी भी मिल जाएगा, और मेंटेनेंस भी मिल जाएगा, खर्चा भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कानून जो उनकी फेवर में था, अब उनका मिसयूज़ कानून का उन्होंने शुरू कर दिया है महिलाओं ने, और इस वजह से वो इतनी मतलब मुखर हो गई हैं, इतना मतलब बेशर्म हो गई हैं, ये कह सकते हो, कि अब वो किसी की परवाह नहीं करती है, अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं करती है, दूसरे की परवाह भी नहीं करती है, और पति की परवाह नहीं करती है, खुद की मतलब परवाह भी नहीं करती हैं कि क्या चल रहा है। नहीं, ये जो कानून बनाए गए थे, ये महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखे, महिलाओं के जो अधिकार हैं उसको ध्यान में रख के बनाए गए थे, लेकिन अब उसका दुरुपयोग होने लग गया। आप ऐसा मान के चलिए कि आज से 25-30 साल पहले महिलाओं को जलाया जाता था दहेज के लिए, दहेज मांगा जाता था, बिल्कुल आज भी मांगा जाता है, आज भी कोई केस खत्म नहीं हुए हैं, कुछ ना कुछ केस आपके पास आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत आज क्या हो गई है कि दहेज मांगने वाले लोग कम हैं, लेकिन दहेज का झूठा केस करने वाली महिलाएं ज़्यादा हैं। तो उस वजह से क्या होता है, अगर मान लो एक थाने में 100 केस आते हैं, लेकिन 95 केस झूठे हैं, 5 केस सच्चे हैं, तो पुलिस वाले उन 5 केसों को भी 95 जैसा ही कंसिडर करते हैं। अब उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो ये जान ले कि भाई ये सच्चा है या झूठा है। सबूत ज़्यादातर किसी के पास होता नहीं है, ठीक है। तो बिना सबूत की लेडी आती है, जी मेरे से दहेज मांगा है, मेरे साथ मारपीट की है, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। जब डोमेस्टिक वायलेंस का कानून शुरू हुआ था, उस समय मतलब डायरेक्ट अरेस्ट होता था बंदा, फैमिली भी कई बार अरेस्ट हो जाती थी, जो हस्बैंड था वो तो अरेस्ट हो ही जाता था। 2012 आते तक लाखों ऐसे केस आ गए, पेंडिंग हो गए कोर्ट में, कि लोग जेल में हैं और केस झूठे किए जा रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसके ऊपर इसको अमेंड किया, और इसको कहा कि भाई इसके ऊपर ये लगाओ कि भाई थाने में जब केस करने जाएगा कोई, गिरफ्तारी तभी होगी जब उनके पास कोई पुख्ता सबूत होगा। बिना पुख्ता सबूत के या बिना काउंसलिंग के या बिना मीडिएशन के
अरेस्टिंग नहीं होगी। हम्म, तो ये बनने के बाद अब थोड़ा सा ये है कि केस तो लगा देते हैं। डॉरी के केसेस में भी ऐसा ही हुआ। पहले लोग करते थे, उस समय रिलेवेंस था, लेकिन महिलाओं ने इसका दुरुपयोग कर करके अब फिर से ऐसे कानून आएंगे जो हो सकता है आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद संसद कोई ऐसे कानून बना दे जिसमें पुरुषों को भी मतलब कोई प्रोटेक्शन मिले, या कुछ ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर कोई ये साबित हो जाता है कि इस महिला ने गलत इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। हालांकि डिफेमेशन का केस कर सकता है सामने वाला, पति कर सकता है, बट वो 10-20 साल केस भुगत चुका होता है, 5-7 साल केस भुगत चुका होता है, तो वो कहता है यार क्यों चक्कर में पड़ना है, मैं ही फंसूंगा, अगर कल को कोई बात हो गई तो मेरे को ही फंसना पड़ेगा, तो वो चुपके से अपना डिवोर्स वगैरह करके निकल लेता है। हम्म। जब आप किसी रिश्ते टूटने की वजह खोजते हैं तो आप क्लाइंट की बजाय कपल को हेल्प करते हैं? जनरली हमारे पास एक साइड के ही लोग आते हैं। हम्म, टेक्निकली तो ये सही है कि हमारे पास एक तरफ के लोग आते हैं, लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं हमें पता चल जाता है कि सामने वाला सही है और वो कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहा, तो हम अपने क्लाइंट को काउंसलिंग देते हैं कि भाई आप उनके साथ क्या कर सकते हो, किस तरीके से बना सकते हो, आप दोबारा अपनी लाइफ को कैसे शुरू कर सकते हो। ये डिपेंड करता है फिर दोनों के रिश्ते में कि दोनों का रिश्ता कितना खराब हो चुका है। भाई अगर तो मान लो ऐसे रिश्ता खराब हो गया कि अब टांग बाजू काटनी पड़ गई डॉक्टर को, अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हो अपनी बीमारी लेके, तो वो ऑपरेशन लास्ट स्टेज होती है जब वो ऑपरेशन के लिए बोलता है, अदरवाइज वो आपको टैबलेट दे देगा, इंजेक्शन दे देगा, कुछ ना कुछ और कर देगा, ठीक है ना। लेकिन जो उसका ऑपरेशन है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज का होता है। तो हम भी देखते हैं कि रिश्ता कितना ख़राब हुआ है, अगर हमें लगता है कि रिश्ते में कुछ बचा हुआ है तो उस तरीके का हम उनको गाइड कर देते हैं। अब वो उनकी मर्जी है कि उन्होंने क्या करना है अपनी लाइफ में। अगर कुछ गुंजाइश बची है तो वो अपने रिश्ते को संभाल लेते हैं, थोड़ी बहुत ही हमारी गाइडेंस काम आ जाती है, और अच्छा भी लगता है जब कोई इस तरीके का केस आता है यहाँ पे, मतलब आके सामने से बाद में बोलता है बंदा कि जी आपने गाइड किया था, मुझे अच्छा लगा, और मैं अब अपनी वाइफ के या अपने पति के साथ रह रही हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा लगता है बिल्कुल। आपकी नज़र में जो आजकल के यंगस्टर हैं वो रिश्तों में क्या चीज़ की वजह से डर रहे हैं? कोई कहानी ऐसा? जिम्मेदारी से डर रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम शादी कर लेंगे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमारा कानून भी इसमें अड़चन पैदा करता है, क्योंकि कानून हमारा ऐसा है कि अगर एक बार शादी हो गई तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है इंडिया में। 50 तरीके की ऐसी बंदिशें हैं, यहाँ पे आप डिवोर्स नहीं ले सकते जब तक सामने वाला रेडी ना हो। म्यूचुअल डिवोर्स तो आराम से हो जाते हैं, दो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि अलग होना है, कोर्ट में अपील करते हैं, कोर्ट उनकी अपील स्वीकार कर लेता है, 6 महीने का टाइम देता है, और उसके बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। लेकिन अगर कॉन्टेस्ट करके डिवोर्स लेना तो बहुत मुश्किल मिलता है। बहुत इक्का दुक्का केस होंगे यहाँ पे, डिवोर्स किसी को मिला होगा या तो एक्स पार्टी हो गया, उसमें एक्स पार्टी भी हो जाता है तो सामने वाला बंदा जो है वो हायर कोर्ट में जाके उसके ऊपर स्टे ले लेता है, और फिर दिक्कत हो जाती है। तो जनरली कॉन्टेस्ट करके डिवोर्स मिलता नहीं है। तो इस वजह से जो यंगस्टर्स हैं वो डरते हैं कि वो शादी ना करें, लिव इन में रहें, या कुछ ऐसा कर लें जिसकी वजह से उनको इस जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाए। क्या आपने ऐसे कपल्स देखे हैं जो एक दूसरे का सच जानने के बाद भी एक साथ रहने को तैयार है? ऐसा कोई एग्जाम्पल, कोई केस? तो मेरे पास कई केसेस ऐसे आते हैं यहाँ पे, कपल को पता चलता है कि हाँ, मतलब उनको डाउट होता है पहले कि उनका अफेयर चल रहा था, ठीक है। जब हम इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ये साबित हो जाता है कि हाँ उनका अफेयर चल रहा है। तो बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो उसके बावजूद भी साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। मेरे पास एक लेडी आई और उसने मेरे को बताया ये चीज़ कि भाई इस तरीके से मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, मुझे डाउट है, आप पता करके बताओ। तो हमने पता लगाया, उसका अफेयर चल रहा था, और लड़की की कज़िन के साथ ही अफेयर चल रहा था। तो अब लड़की ने पूछा कि मैं क्या करूं अब। तो मैं जनरली लड़की का ये देखता हूँ कि वो कितना पढ़ी लिखी है, वो कुछ कमाती है या नहीं, कुछ काम करती है नहीं करती, उसकी सोशल स्टैंडिंग कैसी है, तो मैं उस तरीके से गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो महिला थी ये घरेलू थी,
होम मेकर थी, तो ये काम कुछ करती नहीं थी, अर्निंग कुछ थी नहीं उसकी, और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो मुझे लगा कि अगर ये मतलब अपनी शादी को ख़त्म कर देगी तो उसके बाद इसका क्या होगा, क्योंकि एक बच्चा भी है साथ में, और बच्चा इसको मिलेगा तो दिक्कत है, अगर पति रखेगा तो इसको हमेशा ये डर सताता रहेगा कि पति का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, वो पता नहीं कहाँ शादी करेगा, तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तो मैंने उसको थोड़ा समझाने की कोशिश की कि भाई आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके देखो, पति को समझा के देखो कि हो जाए ऐसा। तो लड़की ने खुद बोला कि भाई मुझे पति को छोड़ना नहीं है, लेकिन मुझे इसको सुधारना है। तो मैं उसको बोला कि भाई आप अब जो कंडीशन हो गई है, क्योंकि 10-12 साल हो गए आपकी शादी को, अब औरत अपनी शादी में गलती क्या करती है कि वो अपने रिश्ते को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेती है। वो गलती ये करती है कि शादी कर ली उसने, उसके बाद वो मुतमईन हो गई, सेटिस्फाइड हो गई कि ठीक है अब मेरे को कोई ख़ास कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शादी जो है आप करते एक दिन हो, लेकिन रोज़ आपको निभानी पड़ती है। आपको दोनों लोगों को रोज़ निभानी पड़ेगी। जिस दिन भी आप फेल हो गए निभाने में, उस दिन एक स्क्रैच पड़ गया आपकी रिलेशनशिप में। तो उस लड़की को भी मैंने यही समझाया कि आप अपनी रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करो। अब ठीक हुई नहीं हुई मेरे को नहीं पता, बट लेकिन ऐसा हुआ कि लड़की ने मेरे को खुद बोला कि उसका अफेयर भी चल रहा है तो मैं इसको सहन करने को तैयार हूँ, बट मेरे को सही रखे वो। कई बार जो लेडीज़ हैं वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती अपना, वो चाहती हैं कि पति उनको सही रखे। ऐसे कई केसेस मेरे पास आए जहाँ पे फैमिली मेरे पास आई, और फैमिली ने जैसे लड़की का ब्रदर आया, जैसे लड़की के ब्रदर ने बोला कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारा जो जीजा है वो हमारी सिस्टर को सही तरीके से रखे, उसका बाहर कुछ चल रहा है हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर वो हमारी सिस्टर को सही रखता है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके के केसेस आते हैं यहाँ पे, मतलब लोग जो हैं बर्दाश्त करने को तैयार हो जाते हैं, बट वो चाहते हैं कि सामने वाला चाहे लड़की है चाहे लड़का है वो उनके साथ तो कम से कम सही रहे। आपने बिग बॉस सीजन 4 के लिए अप्लाई किया था और 2 राउंड क्लियर भी किया, उसका कुछ अनुभव बताइए। मैंने अप्लाई नहीं किया था एक्चुअली। तो ये जो 2010 की बात है, तो उन्हीं का मेरे पास फ़ोन आया था। किसका? तो बिग बॉस की टीम का। उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसे ऐसे हमारा शो है, 4th सीजन है, और हम इस बार हमारी थीम है कि हम एक डिटेक्टिव को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और हमने आपके बारे में रिसर्च किया तो आप फेमस हो इंडिया में, तो इसलिए हम आपको लेना चाहते हैं। मुझे नहीं पता मैं फेमस हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो बट उन्होंने बोला तो मैंने मान लिया ग्रेसफुली। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं फेमस हूँ तो अच्छा लग रहा सुन के। तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, हमारी काफ़ी कन्वर्सेशन हुई, उन्होंने काफ़ी कुछ पूछा कि आप टाइम दे पाओगे, आप जनरली हमारा 2 से 3 महीने तक चलता है, इतना टाइम आप दे पाओगे या नहीं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि उतना टाइम रहें, लेकिन 1 हफ़्ता मिनिमम तो आपको रहना पड़ सकता है, क्योंकि 1 महीने के बाद एलिमिनेशन होता है, तो 1 हफ़्ते के बाद होता है, तो 1 हफ़्ता तो आपको रहना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई, क्योंकि मैं बिग बॉस देखता भी था, मैं मतलब फ़ैन भी हूँ बिग बॉस का, तो मुझे अच्छा लगता है रियलिटी शो। अगर रियलिटी शो में देखें तो मेरे को बिग बॉस ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दोबारा कॉल करेंगे। फिर उनका 3-4 दिन बाद दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, पासपोर्ट की कॉपी मांगी मेरे से, सारी चीज़ें मांगी, मैंने उनको भेज दी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको, पता नहीं उन्होंने कुछ पैसे बोले थे कि भाई इतने पर डे दे पाएंगे हम आपको। अब मैं तो बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा पैसे की ऐसी ज़रूरत थी नहीं कि भाई मैं बिग बॉस से पैसा कमाऊँ। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारी लास्ट बातचीत हुई। दूसरे तीसरे दिन क्या हुआ कि न्यूज़ आ गई कि जो एक बंटी चोर थे हमारे, ठीक है ना, तो देविंदर सिंह शायद नाम है उनका, तो वो जेल से बाहर आ गए, ठीक है। और बाहर आके उन्होंने हमारे एक बड़े भाई हैं संजीव देशवाल जी, वो आपने शायद उनका इंटरव्यू भी किया, तो उनके यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और वो डिटेक्टिव बन गए, और ये सुर्खियाँ बन गई न्यूज़पेपर की।
ठीक है, सभी चैनल्स पे आ गया कि भाई बंटी चोर जो है अब डिटेक्टिव बन गया है, अब जो चोर है वो चोरों को पकड़ेगा, ऐसे करके बड़ा फेमस हो गया वो, 2-3 दिन के अंदर सुर्खियां बन गया। अब बिग बॉस वालों की नज़र उसके ऊपर आ गई कि यार ये डिटेक्टिव बन गया तो इसको ले लेते हैं। तो अब जब बिग बॉस शुरू हुआ तो उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे पता चला कि उसको ले लिया गया। मैंने भी देखा, हालांकि वो पहले दिन ही निकल गया, ठीक है ना, वो टिकने वाला था नहीं बंदा, ठीक है, तो वो निकल गया। तो बट उस वजह से उन्होंने कंट्रोवर्सी को मतलब जगह दी करेक्टर की बजाय। तो इस तरीके से मतलब मैं बिग बॉस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। नहीं, चलिए ठीक है। खैर सर, आप यहाँ आए, जी उम्मीद है आने वाले वक्त में कभी आप बिग बॉस में ज़रूर एंट्री करें। जी 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 आपने अपने अनुभव साझा किए, जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने आपकी बातें सुनी होंगी, क्योंकि रिश्तों को लेकर, रिश्तों के इर्द गिर्द आपने काफ़ी बातें की हैं, तो लोग देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। अपने रिश्तों की जो डोर है वो आप सब मजबूत रखें। ये शो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।